नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, जो कि राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री हैं और सबसे चर्चित मंत्रियों में से एक हैं। वासुदेव देवनानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आमने सामने में। लगभग हर महीने कोई न कोई एक विवाद आपसे जुड़ा हुआ होता है, कभी कोर्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, कभी तबादलों को लेकर, कभी नए प्रयोगों को लेकर। आखिर क्या वजह? मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई विवादों में रहता हूँ। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयत्न करता हूँ और निश्चित रूप से प्रयत्न में कई लोगों से राय करके करता हूँ। अब ठीक है कि चर्चा के लिए कुछ लोग इसको चर्चा का अवसर बनाते हैं, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन विवाद उसको कहना मुझे लगता है शायद उचित नहीं होगा। हर एक के अपने अपने सोचने का दृष्टिकोण होता है और मैं तो कई बार तर्क के आधार पर आके आएँ, चर्चा करें, उसमें से जो चीज़ ठीक बने मुझे भी अच्छे सुझाव दें, मैं उसमें अपने सुझाव में जोड़ने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। पूरा इतिहास अब तक ये पढ़ाया जाता था इतिहास में कि अकबर महान थे। आपने एक नई थ्योरी रखी कि नहीं, महान तो महाराणा प्रताप थे। मैंने कोई नई थ्योरी नहीं रखी, यह तो इतिहास का जो सच है उसको सामने रखा। इतिहास आखिर बच्चों को पढ़ाया क्यों जाता है? इतिहास इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारी पुरानी बातें या इतिहास चीज़ें सारे आम नई पीढ़ी के सामने आए, साथ में उसको पढ़ कर के नई पीढ़ी के मन में एक ऊर्जा का भाव आए, देशभक्ति का भाव आए, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव आए, उसको प्रेरणा उससे ले, इस प्रकार से पढ़ाते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि आज तक अकबर महान क्यों पढ़ाया जाता था, क्योंकि यदि अकबर महान हो सकता है तो फिर यार इस देश में अंग्रेज़ महान होने चाहिए। मैंने अपने मित्रों से पूछा कि महात्मा गांधी महान है कि नहीं। उनका महात्मा गांधी महान है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन महात्मा गांधी महान इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसी तरह महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान, स्वतंत्रता की लड़ाई, अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो इस देश में तो प्रताप ही महान होंगे, अकबर महान नहीं हो सकते। अकबर एक शासक हो सकता है लेकिन महान तो नहीं हो सकता। इसलिए उसको यदि पढ़ा है, मैं समझता हूँ मैंने पुरानी बातों को ठीक करने का प्रयत्न किया है, जिससे मेरी नई पीढ़ी को नई ऊर्जा और सही इतिहास उसकी जानकारी में आए। अब तो आपकी सरकार जो है वो ये भी पढ़ाने जा रही है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था। ये वास्तविकता है। यानी मुझे लगता है कि शायद अंग्रेज़ों के कालखंड में जो 150 वर्ष गुलामी का रहा, जिसे मेकाले ने भी कहा था कि मैं ऐसे व्यक्ति तैयार कर रहा हूँ जो आगे जा कर के हमारी नीतियों को इस देश में चलाएं, उसने पूरा इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। मूल इतिहास के यदि पुराणों को जानेंगे तो वास्तव में हल्दी घाटी की ऐसी कई घटनाएं हैं जो महाराणा प्रताप को सामने लाती हैं, और हल्दी घाटी का युद्ध हमेशा महाराणा प्रताप ने जीता है, ये इतिहास कह रहा है। ज़रा इतिहास के पन्नों को सही करें और बिना किसी कुंठाओं के आदमी उसका सही प्रतिपादित करे। गुलामी के काल में अंग्रेज और कुछ वामपंथियों ने मिल करके इस इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है, जिसको सही रूप में पढ़ाने का जो हमारा दायित्व बनता है उसको हमने पढ़ाना शुरू किया है। यानी प्रोफेसर वासुदेव देवनानी मेकाले की उस शिक्षा पद्धति से अलग जो संघ की विचारधारा है, जिसके लिए कहा जाता है कि एचआरडी मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेकर हमेशा संघ जो है वो कंसर्न रहा है। वो चाहता है कि एक अलग तरह के विचार लोगों के बीच में जाए, स्टूडेंट्स के बीच में जाए, नई पीढ़ी के बीच में जाए। मैं समझता हूँ इसमें संघ को लाना शायद मुझे उपयुक्त नहीं लगता। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और उसका मुझे गर्व भी है, लेकिन इतिहास तो जो भारत में वास्तव में सही इतिहास है उसको पढ़ाने, उसे संघ की थ्योरी या संघ का इतिहास, मतलब ये शब्द भी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। वास्तव में इतिहास, संघ तो 1925 में बना, ये इतिहास तो पुराना है। जिस इतिहास को कोई भी किताबों में पढ़ सकता है, उसको जान सकता है। उस सही इतिहास को पढ़ाना और साथ में इस देश के महापुरुषों का इतिहास को जोड़ना। जैसे मैंने अभी पिछले दिनों की किताब पढ़ रहा था, जो आपने कहा कि मैंने परिवर्तन किया, उसमें पढ़ाया जा रहा था कि आज़ादी का आंदोलन 1885 में शुरू हुआ। 1885 में तो एक राजनीतिक दल की स्थापना हुई, तो फिर 1850 में तो फिर 1857 का आंदोलन क्या था, 1857 टोपे इत्यादि जो है ना बड़े वीरों ने 1857 में क्रांति थी। तो यह जो है जो विकृत इतिहास उल्टा पढ़ाया जाता था, और उनके कार्यकाल में तो मुझे बड़े मन की पीड़ा हुई जो उन्होंने वीर सावरकर बाकी के आगे काले पोत लिए, पन्ने फाड़ दिए। हमने किसी को हटाया नहीं, हमने उसको थोड़ा ठीक किया
और उसमें लोगों को जोड़ा है। जो आज मैं कह सकता हूँ 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के पाठ हमने उसमें जोड़े हैं, जिसमें हर संप्रदाय के लोग भी हैं, हर वीर पुरुष का भी नाम है, जिसके कारण से सामाजिक समरसता और वीरता का इतिहास, जिस पे मेरा बालक, मेरा भारत महान, हम तो कहते हैं, लेकिन महान क्यों है ये तो उसको बताना पड़ेगा, उसके बताने का हमने प्रयत्न किया है। अच्छा देवनानी साहब, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी दुविधा होती है कि वो वामपंथी विचारकों के हिसाब से जवाब लिखें या दक्षिणपंथी विचारकों के हिसाब से। ऐसा न तो इसमें वामपंथी लिखें न दक्षिणपंथी लिखें, जो सही इतिहास है उसके बारे में लिखें। नहीं, लेकिन दोनों का अपना अपना नजरिया है। रोमिला थापर कुछ कहती थी, गोपीनाथ शर्मा कुछ कहते थे। अब इतिहास को अलग आज तो ज़माना है इंटरनेट का, कोई भी बालक डाउनलोड करके पुरानी बातों को जान सकता है। आधुनिक लेखकों ने जो लिखा 150 वर्ष पहले जब इतिहास बना, तो उस इतिहास को वो पढ़े, उस इतिहास को जाने और उसको लिखे। इसे आज़ादी 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तो इसको कौन मना करेगा? उस समय देश के वीर कौन, सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन को कौन जो है मना कर सकता है? यह केवल महत्व देने का और बच्चों को पढ़ाने का है। अब सुभाष चंद्र बोस को हटा दो, सरदार पटेल को हटा दो, केवल एक ही परिवार को पढ़ाओ, यह तो नहीं होना। उस परिवार की भी जो अच्छी बातें हैं वो ज़रूर पढ़ाओ, लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि केवल मैं एक परिवार को पढ़ाऊँ। देश के वास्तव में जितने क्रांतिकारी थे, जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, सबका उसमें समावेश होना चाहिए, वो हमने किया है। बातचीत का सिलसिला अभी जारी है, आप देखते रहिए ईटीवी राजस्थान। आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री प्रोफेसर वासुदेव देवनानी। देवनानी साहब, आप कह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनकी जगह एक परिवार को वरीयता मिलती रही। क्या जो लगातार जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि उस परिवार का प्रभुत्व जो पाठ्यक्रमों में था उसको दूर किया जाए? नहीं, जितना आवश्यक है उतना उसको पढ़ाया जाना उचित है, हमने पढ़ा रहे हैं। जैसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उनका जो 16 साल का जो भी कार्यकाल रहा, उसमें जो उनकी उपलब्धियां हैं, पंचशील को उन्होंने किया, वो हमने पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हमने किसी को माइनस किया, लेकिन उसके बराबर बाकी लोगों ने भी जो कुछ किया उसका भी इतिहास मेरे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। अब जैसे पिछले दिनों पद्मनी वाला मुद्दा आया, तो पद्मनी का जौहर हुआ, इसको क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? उसको यदि कोई विकृत करने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से वह गलत होगा। हम इतिहास को सही रूप में पढ़ाएं और पढ़ाते समय ये भाव हो कि मेरी नई पीढ़ी, मेरा नया बालक उससे पढ़ करके एक नई ऊर्जा प्राप्त करे और इस देश के प्रति उसका जो राष्ट्रभक्ति का भाव है वो उसमें जागृत हो। जब भी अकबर और महाराणा प्रताप का विवाद आता है, उसको लेकर महानता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तब विपक्ष की तरफ से एक आरोप लगता है कि आप सांप्रदायिक नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। ऐसा है, विपक्ष में भी कौन, जिसमें मैं समझता हूँ कि इसमें सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं है। वह अकबर मुस्लिम शासक था या प्रताप था, वो मुद्दा नहीं है। महान कौन था? और ये तो मानना पड़ेगा कि अकबर या उसके पहले जिनके उनके पिताजी, उसके पूर्वकाल, सब इस देश में आक्रमणकारी थे। ये तो तथ्य है, ये इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इतिहास के रूप में, उस रूप में उसको यदि बताओगे तो निश्चित रूप से इस देश की आज़ादी के लिए जो लोग लड़े उनको पढ़ाना, मैं समझता हूँ सांप्रदायिक कहना, ये शायद मुझे लगता है सांप्रदायिक या भगवाकरण, ये दो शब्द राजनीति से प्रेरित शब्द हो गए हैं, जिसके कहीं भी जो चाहे सो उसको उपयोग कर लेता है। संप्रदाय क्या है? ये किसी की गहराई में कोई गया है क्या? कई बार तो भारत में धर्म और संप्रदाय एक दूसरे को पर्याय मान लेते हैं। रिलीजन और धर्म दोनों में अंतर है। धर्म तो शायद जो कह गए कि जो हम आपस में जीवन शैली है। अब जैसे कई बार मैं इस मुद्दे को शायद आप कितना इसके साथ जोड़ें, हिंदू धर्म कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने तक ने कह दिया कि हिंदू धर्म एक जीवन जीने की शैली है, पूजा पद्धति नहीं है। अपने को अंतर करना पड़ेगा पूजा पद्धति और धर्म में। अच्छा, आप विपक्ष के निशाने पर एक वजह से और भी रहते हैं कि आपने कई स्कूलों को बंद कर दिया, हालांकि आपकी सामान्यीकरण की बड़ी तारीफ भी होती है। मैंने एक भी स्कूल को बंद नहीं किया है। पास के जो स्कूल जिसमें बच्चे कम थे उनको पास के स्कूल में मर्ज किया है। मर्ज करने के पीछे ये भाव है कि शिक्षा के विस्तार के साथ साथ शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हो। वह किसी भी कहने से स्कूल खुलते गए, न तो स्कूल में बिल्डिंग है, न स्कूलों के अंदर अध्यापक, और न तो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, न अध्यापक जा रहा है।
वैसे स्कूल चलाने का मुझे लगता है कि कोई औचित्य नहीं है। तभी हम पढ़ते थे कि साहब 5वीं के बच्चे को नाम लिखना भी नहीं आता। ये इसीलिए विसंगतियाँ पैदा हुई कि हमने कभी उसकी गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए हमने 2 बातें तय की कि एक तो पास के स्कूल में मर्जो, और साथ में कक्षा 1 से लेकर 12 तक एक ही स्कूल में बच्चे को पढ़ाई करे। मैं देख रहा था कि ड्रॉप आउट अधिक हो रहे हैं, तो ड्रॉप आउट में ध्यान में आ रहा था 5वीं के बाद फिर टीसी लेकर के 6ठी के लिए दौड़ रहा है, फिर 8वीं के बाद 9वीं के लिए जा रहा है। तो एक कम से कम ग्राम पंचायत में 1 से लेकर 12 तक का एक ही स्कूल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनका बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक साथ 5000 स्कूलों को क्रमोन्वित करके हर ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से लेकर 12वीं पढ़ने तक की व्यवस्था कर दी। ड्रॉप आउट भी आपके कम हुए? ड्रॉप आउट कम हुए हैं और साथ में गुणवत्ता में सुधार आया है। पिछले 2 वर्षों में जो मेरे मित्र, मैंने उनके साथ भी बैठा, मैंने कहा आप कोई अच्छा सुझाव तो दीजिए। उसके कारण से वो कहते हैं साहब आपने बंद किए। यदि बंद किए होते तो नामांकन कम होता ना। पिछले दिनों 13 लाख से लेकर 15 लाख तक का नामांकन सरकारी स्कूल में बढ़ा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश भर के जब कैब की मीटिंग थी, सारे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने कहा कि हमारे यहाँ नामांकन कम हो रहा है। राजस्थान एकमात्र राज्य ऐसा था जिसने कहा कि हमारे 13 लाख से 15 लाख नामांकन बढ़ा है। इसका मतलब स्कूल मर्ज करने का लाभ हुआ। और दूसरा लाभ जो प्रत्यक्ष दिखता है वो गुणवत्ता में दिखता है। पिछले दिनों जो 10वीं के और 12वीं के बोर्ड के परीक्षा के परिणाम आए, ये मैंने तो नहीं किया, बोर्ड ने एक परीक्षा परिणाम है, पहली बार 12वीं की आर्ट्स की पहली मेरिट, तीसरी मेरिट, 7वीं मेरिट सरकारी स्कूलों के बच्चों की है। 10वीं की आप देखोगे तो 15 मेरिट होती हैं, 15 मेरिट में से 8 मेरिट में सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। तो गुणवत्ता के कारण जो अध्यापक वहाँ पे मर्जी स्कूल थे, पास के स्कूल में आकर के पढ़ा रहे हैं, और कुछ स्थानों पर जहाँ पे बच्चे अधिक थे वहाँ बच्चों को कोई दिक्कत थी, तो जो सड़क पार करते हैं या कहीं रेलवे लाइन है, हम उन स्कूलों के बच्चों को कहा वहीं पढ़ोगे, लेकिन उसका प्रशासनिक नियंत्रण वो मेरे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के पास होगा। अच्छा, एक विचार हमेशा आता रहता है कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हों, पुलिस के अधिकारी हों, जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में डालना चाहिए ताकि और बेहतर हो। ऐसा ये लोकतंत्र है, हर एक को अपने बच्चे कहाँ पढ़ाने हैं ये उसके माँ बाप का सोच होता है। लेकिन मेरा एक मिशन है कि मैं सरकारी स्कूलों का स्तर इतना अच्छा बना दूं कि अपने आप सरकारी अधिकारी या मेरे अध्यापकों के बच्चे वो खुद वहाँ पे एडमिशन कराएं। और ये धीरे धीरे होने लगा है। पिछले दिनों कुछ लोगों के बच्चे वहाँ एडमिशन लेने लगे हैं। मुझे लगता है कि आगामी 2-1 वर्षों में हम स्थिति ले आएंगे कि सरकारी अधिकारियों से लेकर के बाकी सब लोगों के बच्चे यदि वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे सरकारी स्कूलों के अध्यापक योग्यता में किसी से कम नहीं है, स्कूल का वातावरण में कम नहीं है, और राजस्थान के बच्चे तो और योग्य हैं, योग्यता में कोई कमी नहीं है। आप देखोगे कि इस बार हमने मिशन मेरिट जो चालू किया है उसके लाभ परीक्षा परिणामों में अपने को दिखाई देंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत का सिलसिला अभी जारी है, आप देखते रहिए आमने सामने। आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री प्रोफेसर वासुदेव देवनानी। देवनानी जी, आप कह रहे थे कि मेरिट को सुधारने की बात आप कर रहे हैं, किस तरह से, क्या कार्य योजना है? इस बार हमारी योजना थी कि सरकारी स्कूलों की जैसे वहाँ रिजल्ट्स बढ़े, तो वैसे तो पिछले 2 वर्षों में मेरी बच्चियाँ जिनको हम गार्गी पुरस्कार देते हैं, जिनके 75% से अधिक आते हैं, जिस समय दायित्व मेरे पास आया उस समय कुछ 44,000 बच्चियों को ये गार्गी पुरस्कार मिला। और इस बार शायद ये जानकर के प्रसन्नता हो गई कि इस बार वह संख्या 2 गुनी से भी अधिक बढ़ करके 91,000 हो गई। तो यह हर स्कूल में कंपटीशन करा रहे हैं कि आपके अधिक से अधिक बच्चे 60% से अधिक आएँ, 75% से अधिक आएँ और बोर्ड की मेरिट में आए। तो हमने तय किया जिन बच्चों के 2 कैटेगरीज में बांटा, जिन बच्चों के 80% से अधिक अंक हैं उनके लिए स्पेशल क्लासें, उसके लिए एक्सपर्टाइज लेक्चर्स ये हमने कराने शुरू किए। परसों हमने जयपुर में ऐसे 6-7 स्कूलों को, बच्चों को मिला करके उनको टिप्स भी दिए कि किस प्रकार से बच्चे परीक्षा की तैयारी करें, और साथ के अंदर स्टूडियो से जो ICT लैब में 2000 स्कूलों में हम बच्चों को बेस्ट टीचर से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगामी रिजल्ट्स में निश्चित रूप से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और ये केवल किसी के साथ कॉम्पिटिशन, ये एक स्वस्थ कॉम्पिटिशन है कि ताकि बच्चों में गुणवत्ता बढ़े। प्राइवेट स्कूल भी आ गए हैं, सरकारी स्कूल भी आ गए हैं, कुल मिलाकर के बच्चों की गुणवत्ता आगे बढ़े, इसके लिए अध्यापक भी मेहनत कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि सारे अध्यापक इस समय इसमें जी जान से जुटे हैं।
तो इसका लाभ निश्चित रूप से इसको हमें मिलेगा। अच्छा देवनानी साहब, 3 मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी भी लोगों की आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। एक तो असर का जो रिपोर्ट आई है असर की, उसमें यह कि स्कूलों में अभी भी वो बुनियादी सुविधाएं नहीं है। तो इसको हम 2-3 प्रकार से हमने प्रयत्न शुरू किया है। एक प्रयत्न तो हमारा एसएसए और रमसा के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके आधार पर कुछ हमने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। कुछ हमने भामाशाहों से सहयोग लिया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गत 1 वर्ष के अंदर 60 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी स्कूलों के अंदर भामाशाहों ने हमें सहयोग दिया है। तीसरा एक मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना है जिसमें 40% जन इकट्ठा करे, 60% सरकार उसमें सम्मिलित करेगी। उस प्रकार से भी आगे आए हैं। तो राजस्थान के अंदर शिक्षा के प्रति दान देने का एक अच्छा स्वभाव है। केवल उन भावनाओं को जोड़ना, ऐसे लोगों को तलाशना और तराशना, ये पहले से परंपरा रही है। पहले से परंपरा। और राजस्थान में तो भामाशाह, इसलिए हम तो 28 जून को हर साल भामाशाहों का राज्य स्तर पे सम्मान भी करते हैं। इस बार पहली बार हमने जिला स्तर पे भी भामाशाहों का सम्मान समारोह करना शुरू किया है ताकि लोग आएँ और स्कूल की सुविधाओं में जुटें। कुछ हम करें, कुछ समाज करे, क्योंकि एक सरकार आश्रित भी नहीं, लेकिन समाज के साथ मिल करके हम स्कूल को बनाए। मुझे प्रिंसिपल्स पे भी कहीं पे गर्व है। और एक आध जगह तो मास्टरों ने, अध्यापकों ने स्वयं अपनी सैलरी में से 5-5 हज़ार 10 हज़ार इकट्ठा करके और स्कूल के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। कहीं खिलौने लाए हैं, कहीं कोर्स फर्नीचर लाए हैं, कहीं किसी और रूप में सहयोग कर रहे हैं इत्यादि। एक वातावरण, शैक्षिक वातावरण बना है। टीचर्स के तबादले जो हैं बर्फ के छत्ते में हाथ डालने की तरह है, इसीलिए आप पिछले 3 साल से 2.5 साल से इससे बच रहे हैं। हम बच 2.5 लाख टीचर्स अभी भी तबादलों का इंतजार हम कर रहे बच हैं। नहीं रहे। शायद हमारी सरकार ही है जिसने 1-1.5 वर्ष के अंदर लगभग 1 लाख अध्यापकों का प्रमोशन किया है, पदस्थापन किया है। और लगभग ये अभी यदि पदस्थापन पूरे हो जाएंगे तो 90,000 के आसपास हम नई नियुक्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। 44,000 लगभग हम कर चुके और लगभग 50,000 पाइपलाइन में कोर्टों के कारण। थर्ड ग्रेड टीचर्स, थर्ड ग्रेड में सब पे आ रहा हूँ। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र अभी अक्टूबर में ही हमने पूरे किए, नवंबर तक। और अब थर्ड ग्रेड का है तो जो छुट्टियां होंगी गर्मी की उसमें निश्चित रूप से थर्ड ग्रेड के भी हम ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, मुझे तो लगता है जो आपने कहा ना छत के, मैं ऐसा नहीं मानता। इस शिक्षा विभाग में तो जो व्यक्ति काम करे वो अपने काम में रुचि लेकर के और एक आनंद की अनुभूति करे। कोई तनाव वाला मुद्दा नहीं है। यदि पारदर्शिता है तो फिर किसी तरह के तनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग के जरिए मैंने काउंसलिंग सिस्टम किया है और आज काउंसलिंग में आम टीचर प्रसन्न है। और जो उनके ट्रांसफ़र के मुद्दे बनते थे वो पहले हमने ख़त्म कर दिए। अधिकतर आता था विकलांगों का, हमने काउंसलिंग में कर दिया सबसे पहले आप विकलांगों को लीजिए, उसके बाद आप विधवा परित्यक्ताओं को लीजिए, उसके बाद महिलाओं को लीजिए, उसके बाद पुरुषों को लीजिए। मेरिट से स्वयं आकर के अध्यापक अपना स्थान चयन करता है। मैं समझ इससे ज़्यादा लेकिन ये कहा जा रहा है कि काउंसलिंग के जरिए निश्चित रूप से उनको सुविधा हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय भवन का भी बड़ा दखल होता है, संघ के जो शाखाएं हैं उनका दखल होता है। पता कहने वालों का तो मुँह कौन रखता है। इसमें न तो भारतीय भवन आता है न संघ आता है। उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो अध्यापक के नाते जो भी आता है वो जनप्रतिनिधियों की भी बातें आती हैं, अध्यापक स्वयं भी सीधा मेरे पास आता है। सबके यथा योग्य जितना नियमों के अनुसार हम मदद कर सकते हैं करते हैं। और मुझे लगता है पिछले दिनों तो मैंने कई ऐसे ट्रांसफ़र किए जिसकी एक भी डिज़ायर नहीं थी। कारण मैंने एप्लीकेशन पढ़ी, वो दुखी लगे, कोई कैंसर पीड़ित है, कोई किसी कारण से दिक्कत है, उनकी निश्चित रूप से हमने मदद की है। अच्छा देवनानी साहब, एक बड़ी तादाद ऐसे टीचर्स की है, 10 जिले जो प्रतिबंधित जिले हैं, उनको 20-20 साल हो गए उन इलाकों में रहते हुए। और उनकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो अपने परिवार से, घर से दूर हैं। कोई 500 किलोमीटर दूर है, कोई 600 किलोमीटर दूर है। वो अपने घर पर भी पारिवारिक समारोह में नहीं जा पाते। हमारे यहाँ तो उनकी बड़ी उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ बड़ी स्पष्टता है। थर्ड ग्रेड इज अ डिस्ट्रिक्ट कैडर, सेकंड ग्रेड मंडल का कैडर है और फर्स्ट ग्रेड पूरे स्टेट का कैडर है। तो फर्स्ट ग्रेड में तो जो कुछ भी होता है हम इतने कंसिडरेशन रहते हैं। बेसिक आता है थर्ड ग्रेड के लिए। उन्होंने अपनी नौकरी वहीं उन्होंने प्राप्त स्वयं ने की है और स्वयं ने उस जिले का मान करके किया है। तो इसमें कहीं भी वैसे तो उनका कोई, उन्होंने स्वयं ने बाड़मेर या जैसलमेर जो अडॉप्ट किया है। अब जहाँ तक मानवीय आधार भी होता है, मानवीय आधार पे कैंसर पीड़ित ऐसे कुछ करते हैं, लेकिन आज भी उन 10 जिलों को प्रतिबंध इसीलिए बताया हुआ है कि वहाँ पे अध्यापकों की संख्या कम है। और यदि वो अध्यापक यदि इधर सब आ जाएंगे तो वहाँ पे कोई वहाँ भर्ती नहीं भी हो सकती। आप तो भर्ती कर भी रहे हैं। नई भर्ती की सीमाएं हैं।
हर जिले के लिए एक निश्चित संख्या होती है खाली स्थानों के प्रोपोर्शनेट। जैसे पूरे स्टेट में खाली स्थान है और मेरे पास मान लो 15,000 पद मैं नए भर रहा हूँ, तो 15,000 डिस्ट्रीब्यूट करके सारे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। उनकी संख्या तुलनात्मक ज़्यादा है, लेकिन आज भी उन जिलों के अंदर पढ़ाने वालों की संख्या कम है। जिस दिन वो एट पार आ जाएंगे, जबकि यहाँ कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ लगभग 90% पद भरे हुए हैं, वो ज़िले ऐसे हैं जहाँ भी 40-45% है, 40-45 में से भी लोग आ जाएंगे, तो फिर और कठिनाई खड़ी होगी। फिर भी मानवीय आधार पर सकारात्मक सोच करके जो कुछ राहत नियमों के अंतर्गत दे सकेंगे निश्चित रूप से देने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि आप मूलतः शिक्षक हैं, आप प्रोफेसर रहे, विद्यार्थी परिषद से आपने करियर शुरू किया, बतौर शिक्षा मंत्री आप अपने आप को पिछले जो कार्यकाल है 3 साल का, उसमें 100 में से कितने नंबर देते हैं? ऐसा नंबर देना तो हमेशा परीक्षक का काम होता है। मैं तो विद्यार्थी रहा, मतलब जब तो परीक्षक तो समाज करेगा या आप लोग करेंगे, नहीं शिक्षक रहा तो खुद का मूल्यांकन शिक्षक को नहीं करना चाहिए। मेरा मूल्यांकन समाज करे, मेरे मूल्यांकन मेरे अध्यापक करें, मेरा मूल्यांकन मीडिया और बाकी के समाज के लोग करें। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैंने एक ईमानदारी के साथ, एक स्वच्छ नियत के साथ शिक्षा में सुधार लाने का प्रयत्न किया, गुणवत्ता में लाने के लिए। इसलिए मन में एक संतुष्टि है कि पिछले 2-2.5 वर्ष में मैं कुछ करने के लिए जो प्रयत्न किया उसमें किसी सकारात्मक मुझे सहयोग मिला है, शिक्षक संगठनों का भी मिला है, समाज का भी मिला है, मीडिया का भी मिला है। पहले जो एक वातावरण बना हुआ था उसको हट करके उसके पीछे एक ही मेरा भाव, जो मैं सफलता का सूत्र एक ही मानता हूँ कि एक शैक्षिक परिवार का सोच होना। क्योंकि शिक्षा क्षेत्र ऐसा है जिसमें ट्रेड यूनियनवाद नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक और प्रशासन, चारों हम एक ही परिवार के अंग हैं। परिवार के भाव से एक दूसरे के विकास की ओर हम लगेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और जिसके कारण आप देखेंगे सारे शिक्षक संगठनों के साथ भी मैं संवाद करता हूं और बाकी भी लोग मिलते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो पिछले 2 वर्षों में आपके द्वारा भी मुझे एक सकारात्मक जो सहयोग मिला है उसका लाभ मिला है। और सरकारी स्कूलों के प्रति एक सकारात्मक भाव, एक पॉजिटिव भाव जगाए। नहीं तो कई बार एक स्कूल में कहीं कमी हुई, उसको तो हाइट मिल गई, और मान लो 70,000 स्कूलों में से 69,000 अच्छे चल रहे हैं, उसको आप नो नेगेटिव स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी, ये जो आपने सहयोग किया, सोच के साथ ही समाज बदलेगा और शिक्षा का स्तर बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवनानी साहब इतना लंबा वक्त देने के लिए। तो ये थे राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री प्रोफेसर वासुदेव देवनानी। देखते रहिए ETV राजस्थान।